नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर 2023 का प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक आया हुआ है। और क्वेश्चन बैंक का सेट 2 देखने वाले हैं हम लोग। सेट 1 में आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला, लगभग 2500 के आसपास उस पर व्यू चले गए हैं, 100 लाइक से चले गए हैं और 150 के आसपास सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं मेरा। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए और हम आप लोग के लिए और ज़्यादा हार्डवर्क करते रहेंगे और ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे। और इसी खुशी में हम यहाँ पे ये तो 4 बजे डेली वीडियो आता ही है, इसका शाम को 4 बजे डेली एक सेट का वीडियो आता है, डिटेल डिस्कशन के साथ रहता है यहाँ पे। और एक और बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिटोरिया का, बिहार स्पेशल सामान्य अध्ययन, जो नया वाला संस्करण आया है जिसमें 45 सेट दिया हुआ है, उसको हम लोग डेली 5 सेट करेंगे। और ये लगभग 9 दिन में ये पूरा बुक खत्म हो जाने वाला है। डेली 5 सेट रैपिड फायर होगा, बिल्कुल रैपिड फायर होगा। 250 क्वेश्चन हम लोग करेंगे लगभग 40 से 45 मिनट में बिहार स्पेशल का। ठीक, तो चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले सेट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है नागर। आपको एक चीज बता दें कि इसमें हम जीके और साइंस दोनों का क्वेश्चन लिए, जो टोटल 91 क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो आप बस फोकस और कंसंट्रेशन बना कर देखिए अगर रिजल्ट पाना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। नागर कोझिकोड कहलाता है, क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकट को नगर कोझिकोड बोलते हैं। कालीकट कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। और यही कालीकट में बंदरगाह है जहां पर प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भी यहीं पे आया था। प्रथम पुर्तगाली यात्री जिसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। कब आया था वास्को डिगामा? 17 मई 1498 को वास्को डिगामा पहली बार यहाँ पे आया था। ठीक है, भारत के समुद्री यात्रा का खोज वास्को डिगामा ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का समुद्री यात्रा का खोज किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन कुक के द्वारा किया गया था। कैप्टन कैप्टन कुक के द्वारा किया गया था। और अमेरिका का किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका का समुद्री मार्ग का खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। राष्ट्रीय गीत जो हम लोग का है वंदे मातरम, किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक है। ठीक है, इससे किस विद्रोह का पता हम लोग को लगता है? सन्यासी विद्रोह का पता लगता है, जो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। और किस सरकार के विद्रोह विरुद्ध हुआ था? कोरा सरकार के विरुद्ध हुआ था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, आनंद मठ से इसकी जानकारी मिलता है। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको गाने में कितना टाइम लगता है? 65 सेकंड का टाइम लगता है। और इसको 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा इसको अपना लिया गया था। ओके, एक गोरा किसके द्वारा लिखा गया था? गोरा जो उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। गोदान प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। और ये जो गोदान पुस्तक है हाल ही में जो 2023 में, अभी सितंबर में 2023 में एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें 11 सितंबर वाली शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था। देवदास किसके द्वारा लिखा गया था? तो सतर चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास पुस्तक उपन्यास लिखा गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। विजय घाट किसके समाधि स्थल को बोलते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट बोलते हैं। बी आर अम्बेडकर को समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्र चैत्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, और इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी के क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल, समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोलते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, जैसे राजीव गांधी के क्या बोलते हैं? वीर भूमि बोलते हैं। राजीव गांधी के समाधि स्थल को विजय भूमि बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं? शांति स्थल। क्या बोलते हैं? शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को बोलते हैं। राजेंद्र प्रसाद को महाप्रयाण घाट किसके समाधि स्थल को बोलते हैं? वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। आरजे प्रसाद हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा आरजे प्रसाद को। अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल के समाधि स्थल है, सदैव अटल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई को अभय घाट किसके नाम, किसके समाधि स्थल को जानते हैं? मोरारजी देसाई के जानते हैं। ठीक है, और एक और जगजीवन राम क्वेश्चन में आता है, जिसको हम लोग समता स्थल के नाम से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह क्वेश्चन में आता है, किसान घाट के नाम से हम लोग जानते हैं समाधि स्थल। ये सब फैक्ट आप याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे प्रथम बार? तो 1929 में चुने गए थे। लाहौर अधिवेशन में कहाँ पे होता? पाकिस्तान लाहौर में हुआ था। और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके बारे में डिटेल हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग इसी में किया गया था। और इसी में फर्स्ट टाइम बोला गया था कि 30 जनवरी 1900, माफ कीजिएगा 26 जनवरी 1930 तक हम लोग पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ये डेट डिसाइड किया गया था, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया है। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, ताकि ये डेट हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है याद रहे।
ठीक है। रावी नदी के तट पे रात को 12 बजे झंडा इसी में फहराया गया था, रावी नदी के तट पे लाहौर में। ओके, हो गया। 1939 में जो एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी, काफी फेमस है, जिसमें जीते थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में विरोध होने के कारण सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिया और पट्टाभी सीतारमैया ने 1940 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1938 में जो हरिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बोलते हैं, और लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका शादी हुआ था झांसी में। झांसी के जो महाराजा थे गंगाधर राव, उनसे शादी हुआ था। किससे? गंगाधर राव से शादी हुआ था। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था, मणिकर्णिका। ठीक है, बचपन का नाम था मणिकर्णिका। जो लक्ष्मीबाई थी, ये 1857 की क्रांति में लड़ाई की थी, और 17 जून 1858 को ह्यूरोज से लड़ते समय, 1858 को ह्यूरोज से लड़ते समय ये वीर गति को प्राप्त हुई, और ये देश के लिए शहीद हो गई थी ह्यूरोज से लड़ते समय। झांसी जगह था, इसको डलहौजी द्वारा, किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर, व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर इसको ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि 91 क्वेश्चन करना है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन को बहुत डिटेल में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं एडिटोरिया के सेट में, और कल के सेट में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। 1920 में किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल देते हैं, 1 अगस्त 1920 को इसको शुरू किया गया था सहयोग आंदोलन। और बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा हाथ था असहयोग आंदोलन को स्टार्ट कर देने में, लेकिन 1 अगस्त को ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को स्वराज तिलक फंड का स्थापना किए थे। और फिर इसमें कांग्रेस का इसमें पूरा चाहिए था सपोर्ट, तो कांग्रेस में ये प्रस्ताव पास करने के लिए सितंबर 1920 में इसका सितंबर में ये बुलाया गया। 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसका कांग्रेस का जो है सपोर्ट प्राप्त करने के लिए सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे, लेकिन इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया, और ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। फिर जो वार्षिक अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का, इसमें CR दास के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया और यह पास हो गया। उसके बाद यह पूरे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सहयोग आंदोलन फैलाया गया पूरे देश में, और इसी में जो विदेशी कपड़ा है इसको जलाया गया, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या दिया गया? निष्ठुर बर्बादी का संज्ञा दी गई। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद 5 फरवरी, इसी विद्रोह के में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था, जिसके कारण दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को क्या हुए तो अपना इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक, असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। और जब खत्म हुआ, यानी चौरी चौरा कांड जब खत्म हुआ, चौरी चौरा कांड के बाद जब खत्म हुआ, तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समान दाब वाली रेखा कहलाती है आइसोबार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समान दाब वाली रेखा को आइसोबार बोलते हैं, और समान ऊंचाई वाली रेखा को क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन। क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन। समान ऊंचाई वाली रेखा को बोलते हैं, इसमें आकार नहीं होगा, कंटूर लाइन होगा। ठीक है, आइसो हाइट समान वर्षा वाले को बोलते हैं। आइसो हाइट किसको बोलते हैं? आइसो हाइट समान वर्षा को बोलते हैं। आइसो हाइट समान वर्षा को बोलते हैं। ओके, आइसोथर्म समान तापमान को बोलते हैं। आइसोथर्म किसको बोलते हैं? समान तापमान को बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन भारत और किस देश के बीच स्थित है? भारत और चीन के बीच स्थित है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। भारत चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ स्थित है, और 24वीं डिग्री समानांतर स्थित है। 24वीं डिग्री समानांतर कहाँ स्थित है? गुजरात, और जो कच्छ के रन है वहां से बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, उसमें स्थित है 34वीं डिग्री समानांतर। ओके, डुरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, जो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था। मैनर हीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। ये चीज याद रखिए, क्योंकि जो फिनलैंड मैनर हीन रेखा बनाया था
किसके लिए मैनरहीन बॉर्डर जो बनाया था वह रूस के सहायता के लिए, रूस से आक्रमण के सुरक्षा के लिए बनाया था। ठीक, तो ये काफी फेमस है, हाल ही में रूस फिनलैंड न्यूज में था इसलिए। हिंडेनबर्ग रेखा आता है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। एक 49 डिग्री समानांतर रेखा आता है जो यूएस और कनाडा के बीच स्थित है। कहाँ? यूएस और कनाडा के बीच स्थित है। मैनीगॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। बाकी रेखा के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग कल किए थे बॉर्डर में सेट 1 में, तो वहां भी देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती और नर्मदा के बीच कौन स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा, इसका सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। क्या? धूपगढ़ी है। लेकिन यह किस पहाड़ी पे है? तो यह पहाड़ी का नाम है, किस पहाड़ी पे? यह महादेव पहाड़ी पे स्थित है। यह चीज याद रखिएगा, महादेव पहाड़ी पे स्थित है। धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, अमरकंटक में कहाँ से? तो वो अमरकंटक जो है मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी से यह निकलती है। मैकाल की पहाड़ी के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। एग्जैक्ट ऊंचाई कितने? 8848.86 मीटर इसका एग्जैक्ट ऊंचाई है। वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना गया है कि माउंट एवरेस्ट हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। कितना? 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सागर माता के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तलचर कोयले का खान कहाँ स्थित है? तलचर कोयले का खान कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। तलचर कोयले का खान, जो प्रमुख कोयले का खान है उसको देख लेते हैं। झारखंड में एक है धनबाद जो कोयले का खान है, धनबाद कोयले का खान है। सिंहभूम भी कोयले का खान है, सिंहभूम। और गिरिडीह भी कोयले का खान है। ये सब कोयले का खान है। कहाँ पे? झारखंड में। छत्तीसगढ़ में कोयले का खान कौन कौन सा है? एक ही है, रायगढ़ है जो कोयले का खान है। उड़ीसा में और कौन कौन सा है? एक तो तलचर है और एक देशगढ़ है। तलचर और देशगढ़ जो है वो उड़ीसा में स्थित है। बिहार में कोई भी कोयला का खान स्थित नहीं है। ठीक है, असम में कोयला का खान है, ये जो एग्जाम में आता है, लखीमपुर और मकामू, लखीमपुर और माकुम। माकुम कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल से 2 आता है। रानीगंज जो कोयला का खान है कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल से एक और आता है कोयला का खान आसनसोल, जो एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, आसनसोल। ठीक है, एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है सब। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। उस प्रथम उपग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि 2 सूर्योदय होते हैं? मतलब किस ग्रह पे 2 सूर्योदय होते हैं? तो केपलर 16b जो ग्रह है इस पे 2 सूर्योदय होता है। यह पृथ्वी से 200 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 200 प्रकाश वर्ष दूर है यह पृथ्वी से। ठीक, 200 प्रकाश वर्ष याद रखिएगा। इसका ये जो यहाँ पे 2 बार सूर्योदय होता है। और यह 200। ठीक, पूरे हमारे सौर मंडल में पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। लेकिन 2006 में जो प्राग सम्मेलन हुआ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का संगठन हुआ, जिसके बाद 8 हो गया। जो प्लूटो एक ग्रह था, प्लूटो जो ग्रह था उसको क्या किया गया? बौना ग्रह की संज्ञा दे दी गई थी। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी जो पूरे सौर मंडल, जो सूर्य से अगर देखा जाए तो दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। तो अभी याद रखिएगा, जैसे ए हो गया सूर्य, ए हो गया बुध, ए हो गया शुक्र, ए हो गया हमारा पृथ्वी, और ए हो गया मंगल। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये 4 ग्रह होता है इसको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये हो गया मंगल। और मंगल के बाद यहाँ पे होता है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और बृहस्पति और मंगल के बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। बृहस्पति और मंगल के बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो बृहस्पति और मंगल के बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। और इसके बाद जो 4 ग्रह होता है, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या बाह्य ग्रह के हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो संथाल जनजाति है, आपको पता है कि संथाल जनजाति झारखंड से संबंधित है, तो इसी के आसपास के राज्य में होगी। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन असम जो है यह पूर्वोत्तर के राज्य है, तो इसमें नहीं रहती है। तो यहाँ पे असम में नहीं रहती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम में नहीं रहती है। असम में और कौन कौन से माफ कीजिएगा, यहाँ पे झारखंड की बात हो रहा है। तो झारखंड में और कौन कौन सी जनजाति रहती है? तो झारखंड में एक जो है संथाल जनजाति रहती है,
मुंडा जनजाति रहती है, हो जनजाति रहती है, ओराव जनजाति, कोरबा, भूया, भूमि ये सब जनजाति कहाँ झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति और उड़ीसा में भी संथाल जनजाति आपको देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत में एक अरुणाचल प्रदेश काफी फेमस है, यहाँ से मोपा जनजाति के बारे में आता है। मोपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, और सिंहपो जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, मतलब वहां पे निवास करती है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। मेघालय से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया जो जनजाति कहाँ पाई जाती है, गारो खासी जयंतिया ये जनजाति कहाँ निवास करती है, तो मेघालय में निवास करती है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। कुमी मैठी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो मणिपुर आंसर मार दीजिएगा। भोटिया जनजाति और लेप्चा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, भोटिया और लेप्चा ये सब सिक्किम की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है, सिक्किम की जनजाति है, ठीक है, सिक्किम की जनजाति है। चलिए, भोटिया उत्तराखंड में भी थोड़ा सा वो निवास करती है भोटिया जनजाति। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, थारू जनजाति ये भी उत्तराखंड में ही पाई जाती है, और भोटिया जनजाति भी उत्तराखंड में ही निवास करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ स्थित है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में विशालतम जो तमिलनाडु में चेन्नई में एक बीच है, कौन है, चेन्नई में जो है एक बीच है जिसका नाम है मेरीना बीच। मेरीना बीच कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है, और यह बहुत बड़ा विशालतम बहुत बड़ा समुद्र का तट है। यह तमिलनाडु में स्थित है, भारत का सबसे विशालतम तट है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा तट, हाँ, सबसे लंबा समुद्री तट किसका है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किसका है, तो सबसे लंबा जो समुद्री तट है यह गुजरात का है, ठीक है। किसका है, गुजरात का है। और दूसरे सेकंड नंबर पे कौन आता है, आंध्र प्रदेश आता है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, जो भारत के इस एरिया में पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किसका है, तब फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, झारखंड के उत्तर में कौन सा स्थित राज्य है, तो ये है झारखंड, ठीक है। ये झारखंड, यहाँ पे झारखंड है, और झारखंड के यहाँ पे कौन सा उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, उत्तर में ये बिहार पड़ता है। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, बिहार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिहार को बीचों बीच कौन सा नदी काटती है, तो वो गंगा नदी जो बिहार के बीचों बीच बहती है, ठीक है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच बहती है, जो और इसी के किनारे जो पटना शहर है या गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। चलिए, गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर जो है, जो यहाँ पे गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। जो बिहार झारखंड जो है या बिहार से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होकर, बिहार से अलग होकर एक झारखंड अलग राज्य बना था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वह नीतीश कुमार है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, ठीक है। बहुत पहले फागू चौहान से थे जो हट चुके हैं। नया नवीनतम राज्यपाल आपको कमेंट करके बताना है, नवीनतम राज्यपाल बिहार के कौन कौन है। अच्छा, बिहार का चौहदी देख लेते, तो बिहार के यहाँ पे बिहार के उत्तर में कौन पड़ता है, नेपाल पड़ता है। बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है, और बिहार के पूरब में कौन पड़ता है, पूरब में पश्चिम बंगाल पड़ता है। बिहार के पूरब में कौन पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है, और यहाँ पे पश्चिम में कौन पड़ता है, यूपी पड़ता है, और बिहार के दक्षिण में कौन पड़ता है, झारखंड पड़ता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, यानी सबसे, वह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम जो है यह सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है। कांदला बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। कांदला बंदरगाह का नाम क्या बदल के रख दिया गया, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कांदला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया गया। और भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है, भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन है, कांदला बंदरगाह। तूतुकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और एनोर बंदरगाह भी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। दोनों बंदरगाह तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, ईरान को लौह अयस्क को हम लोग किस बंदरगाह से, लौह अयस्क ईरान को किस बंदरगाह से निर्यात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस बंदरगाह का नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह से हम लोग स्पेशली इसको ईरान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए ही इसको बनाया गया है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जवाहर बंदरगाह है। जवाहर बंदरगाह है जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है जवाहर बंदरगाह, ठीक है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है, दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग NH2 है। क्या है, NH2 है, NH2 है। और भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH44 है, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, ऊपर श्रीनगर से, कहाँ से, श्रीनगर से नीचे आता है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक आता है, जिसका लंबाई कितना है,
इसका लंबाई है 3745 किलोमीटर इसका लंबाई है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। 3745 किलोमीटर इसका लंबाई है। अच्छा, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये भारत के चार बड़े बड़े जो महानगर है इसको जोड़ता है। तो चार बड़े बड़े जो महानगर है इसका नाम आप लोग को बताना है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया था, किया गया था, ठीक है। चार बड़े बड़े जो महानगर है इसको जोड़ता है, तो इसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा ये कौन कौन से चार महानगर है, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, एक फैक्ट इसमें बताना भूल गए, सॉरी थोड़ा सा बैक आ रहे हैं। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन है? सबसे छोटा राजमार्ग है एनएच से 47A। NH47 है जो केवल और केवल 6 किलोमीटर का है, ठीक। यही हमको बताना था क्योंकि एग्जाम में हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य, और भारत में केवल केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही केसर बनाया जाता है, ठीक है, केवल। अच्छा, ये जो पंजाब है, पंजाब से देखिए एक चीज आप, पंजाब, ठीक है, पंजाब अगर पूछेगा प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? प्रथम राज्य पंजाब है। लेकिन अगर गेहूं के उत्पादन में केवल पूछे, गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? यूपी है। लेकिन प्रति हेक्टेयर जब लगे तो पंजाब आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन में, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इलायची उत्पादन में केरल नंबर 1 पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें है। रबी की फसल की कटाई का किस मौसम में किया था? रबी की फसल की कटाई जो है वो मार्च मौसम में किया था, मार्च के महीने में किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रबी की फसल के अंतर्गत इसको कब बोया जाता है? रबी की फसल बोया जाता है कब? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर से नवंबर में, जो अभी हाल फिलहाल के महीना चल रहा है अक्टूबर नवंबर, इसी में रबी के फसल को बोया जाएगा, ठीक है। और इसको मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। खरीफ के फसल और रबी के फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? गेहूं आता है, गेहूं, सरसों आता है, गेहूं आता है, सरसों आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक। आलू भी किसके अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है। और देखिए फसल जो होता है वह एक खरीफ फसल होता है जो जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, और उसको नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत गन्ना आता है, धान आता है, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक। एक गर्मा फसल, ये जायद फसल भी होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको मई जून में बोते हैं और जुलाई अगस्त में काट लेते हैं, बहुत कम दिन में, जिसके अंतर्गत राई, मक्का, जूट, महुआ ये सब आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है? टिस्को बिहार में स्थित है। लेकिन देखिए ये पहले स्थित पहले स्थित था 2001 से पहले, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, जब झारखंड अलग हुआ तो ये टिस्को झारखंड में चला गया, ठीक है। टिस्को कहाँ चल गया? झारखंड में। जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है अब ये झारखंड में स्थित है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1907 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। नरौरा नाभिकीय नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में कौन स्थित है? कर्नाटक में कैगा है, कर्नाटक में कैगा है। बिहार में एक भी नहीं है, उत्तर में एकमात्र है नरौरा, ठीक है। और रावत भट्टा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कल्पकम तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम भी तमिलनाडु में स्थित है। काकड़ापार कहाँ स्थित है? काकड़ापार भी गुजरात में स्थित है। ये सब प्रमुख है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जैतपुर भी महाराष्ट्र में, और तारापुर भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर। तारापुर जो भारत का प्रथम नाभिकीय जो परमाणु संयंत्र है यह तारापुर में स्थित है। इसको यूएसए के सहायता से बनाया गया था, ठीक है, यूएसए के सहायता से बनाया गया था। जो कुडनकुलम जो तमिलनाडु में स्थित है, कुडनकुलम में पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से विकसित है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइट में कोयले की मात्रा अधिकतम होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लगभग 94 से 98% कोयला का मात्रा होता है, और सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। पीट कोयला सबसे जो है वह लो क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें केवल 45 से 52% तक ही कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट में कितना प्रतिशत कोयला का पाया जाता है? 60 से 70% तक कोयला लिग्नाइट में पाया जाता है, और बिटुमिनस में 78 से 82% तक कोयला पाया जाता है। अब ना बहुत फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। बिटुमिनस को हम लोग सॉफ्ट कोयला के नाम से जानते हैं, बिटुमिनस सॉफ्ट कोयला के नाम से जानते हैं।
लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोल के नाम से हम लोग जानते हैं लिग्नाइट को। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी कपास के लिए फेमस होता है। 24 नंबर है, चीन की संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल पीपुल कांग्रेस चीन की संसद को बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल पीपुल कांग्रेस। ठीक है, डाइट कहाँ बोलते हैं? जापान के कांग्रेस को डाइट बोलते हैं, जापान के कांग्रेस को डाइट बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत किसके? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। ईरान एग्जाम में आता है, ईरान के संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस बोलते हैं। मजलिस जो है ईरान से संबंधित है और यह ईरान के कांग्रेस को, ईरान के संसद को मजलिस बोलते हैं। अफगानिस्तान शोरा, अफगानिस्तान के संसद को क्या बोलते हैं? शोरा अफगानिस्तान के संसद को बोलते हैं। मजलिस किसको बोलते हैं? मजलिस मालदीव के भी बोलते हैं, मजलिस मालदीव के भी संसद को मजलिस ही बोलते हैं। ठीक है, रूस के सांसद को क्या बोलते हैं? कोर्टेस, कोर्टेस बोलते हैं, रूस के सांसद को कोर्टेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग इटली का देख लेते हैं। इटली का क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं, इटली के सीनेट बोलते हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली बोलते हैं, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली बोलते हैं। सीनेट एक और देश के सांसद को बोलते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो हाल ही में फेमस भी था। ठीक है, नेशनल असेंबली किसके पाकिस्तान के संसद भवन को बोलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री बने थे? 1964 तक प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इन्हीं के समय 1900 भारत में भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें फर्स्ट टाइम आपातकाल लगाया गया था। फर्स्ट टाइम कब लगाया गया था? आपातकाल फर्स्ट टाइम लगाया गया था इन्हीं के समय। ठीक है, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता कब हुआ था? जब पंचशील समझौता इन्हीं के समय हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय, और यही नारा दिए थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, मेरी कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, और द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देखिए इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 9 था, लेकिन अभी कोई भी जो है आंसर इसमें से सही नहीं होने वाला, क्योंकि वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पहले 9 था, लेकिन क्या किया गया 2019 में क्या किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख को मिला के एक यूटी बना दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को 2 यूटी बनाया गया था, 2 यूटी बनाया गया था, तो ये हो गया था। ठीक है, और लेकिन फिर जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को यूटी ही रहने दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया, लेकिन उसको पुडुचेरी के आधार पे बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप वो रखिएगा। ठीक, फिर 2020 में दादर नागर हवेली दमन और दीव को एक साथ मिलाकर एक यूटी बना दिया गया था। दादर नागर हवेली दमन और दीव को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया था। ठीक है, और वर्तमान में अभी कितने हैं? 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो राज्यपाल कौन है? वर्तमान में मनोज सिन्हा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला प्रधान मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो किसकी बनी थी? यूपी की बनी थी, यूपी की। ठीक है, और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही है? भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो रही है वो सरोजनी नायडू रही है। कौन? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये भी कहाँ की रही है? यूपी की ही रही है, इसलिए आप याद रखिएगा। मायावती भी यूपी के पूर्व माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री रही है, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती ही रही है। शीला दीक्षित दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही है, और सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाली भी दिल्ली की यही रही है, शीला दीक्षित ही रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। रामविलास पासवान जो है सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कहाँ से? हाजीपुर से। हाजीपुर जो बिहार में स्थित है। कब? 2014 के लोकसभा चुनाव में। ठीक, 2014 का जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2024 में जो होगा वो कौन सा लोकसभा चुनाव होगा? 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक है, 17वीं 2019 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान के नाम से जाना जाता है। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। क्या है? सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। कौन? 1961 में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे, जिनका नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन। अच्छा, एक चीज तो हम लोग बस इतना पढ़ते हैं कि 1961 में यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति जो थे गए थे। प्रथम महिला कौन थी जो स्पेस में गई थी? प्रथम महिला का नाम बताइए, प्रथम महिला वो कौन थी स्पेस में गई थी? तो वो थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो प्रथम महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी, ये भी रसिया की ही है, ये भी यहाँ की रसिया की है।
जो चांद पे जाने वाले प्रथम आदमी कौन है? प्रथम है 1969 में गए थे नील आर्म स्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्म स्ट्रॉन्ग। नील आर्म स्ट्रॉन्ग द्वारा वो चांद पे गए थे। कब गए थे? 1969 में गए थे, जो यह यूएसए से संबंधित थे। ठीक है। भारत की तरफ से राकेश शर्मा प्रथम व्यक्ति है जो गए थे स्पेस में। कब गए थे? 1984 में गए थे। कौन? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो प्रथम व्यक्ति है जो स्पेस में गए थे। उसके बाद कल्पना चावला जी गई हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ओमेगा थ्री, ठीक है, ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री इसका एक वर्ग है। ओमेगा थ्री किसका एक वर्ग है? तो वसीय अम्ल का एक वर्ग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है तो वो मैडम क्यूरी नहीं है। मैडम क्यूरी किसका खोज किया था? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का खोज किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है। रेडियम का भी खोज किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बाकी जॉर्ज डाल्टन सिद्धांत दिया गया था जो परमाणु के सिद्धांत से संबंधित है, जो और रदरफोर्ड के द्वारा भी दिया गया था। परमाणु मॉडल दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा ही बताया गया था कि जो परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और इसका अधिकतम भार जो होता है इसके न्यूक्लियस में यानी इसके बीचों बीच रहता है। नील्स बोर सिद्धांत भी या परमाणु संरचना पे भी संबंधित है। नील्स बोर ये बोले थे कि जो नाभिक होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है या चक्कर लगाते रहता है, ये भी बोले थे नील्स बोर। और इसका एनर्जी और त्रिज्या दोनों इक्वल रहता है, नील्स बोर के द्वारा बताया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। यानी इसमें से कौन सा धातु है जो शीशा बनाने में और साबुन बनाने में दोनों में यूज होता है? जो पोटेशियम है, या शीशा बनाने में भी यूज होता है और साबुन बनाने में भी यूज होता है। पोटेशियम का सिंबल के होता है, आयरन का सिंबल कितना होता है? Fe होता है। और कैल्शियम का सिंबल कितना क्या होता है? Ca होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, आयरन का 26 होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। अच्छा, वो कौन कौन सा शीशा है? जैसे पोटेशियम लवण जो होता है इसको साबुन बनाने में यूज करते हैं। पोटेशियम साल्ट को साबुन बनाने में यूज करते हैं। एक इस शीशा का नाम याद रखिएगा, फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच में क्या होता है? पोटेशियम होता है। इसमें पोटेशियम सिलिकेट होता है। पोटास कांच एक आता है, तो इससे नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा? पोटेशियम होगा। पोटास कांच आता है। और एक नाम याद रखिएगा, क्राउन कांच, जो एग्जाम में आता है। क्राउन कांच, क्राउन कांच में कौन सा होता है? क्राउन कांच में पोटेशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? पोटेशियम ऑक्साइड होता है। चलिए, क्या होता है? पोटेशियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। उस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किस तत्व का जो परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो वह जो कार्बन है, कार्बन जो C12 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, इसको हर चीज के मापने के लिए लिया जाता है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़े होंगे, 12th में आपको बताया गया होगा कि परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान को निर्दिष्ट करने के लिए, मतलब उसका है वो मान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 का जो परमाणु भार है इसको लिया जाता है, जिसको 1/12 जो होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, जिसको 1/12 जो होता है 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग A1 AMU पढ़ते हैं। ठीक है, तो AMU जो यूनिट होता है किसका यूनिट होता है? मोल का यूनिट होता है। ये आपको पढ़ना है क्या? यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोटियम। क्या आता है? प्रोटियम आता है, प्रोटियम। सेकंड नंबर पे आता है ड्यूटेरियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम आता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, जिसमें प्रोटियम P1 होता है। ओके, जिसको हम लोग H1 को प्रोटियम बोलते हैं। D1 और D2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटोरियम बोलते हैं। और T1 और T3 को हम लोग क्या बोलते हैं? या हम लोग को बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको ट्राइटियम बोलते हैं। जो ड्यूटेरियम होता है, इससे जो वाटर बनता है D2 है, उसको हम लोग हेवी जल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? हेवी जल या हेवी पानी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन का खोज। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है? तो समस्थानिक वह होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम हो, बल्कि एटॉमिक वेट जो आता है वह अलग अलग हो, उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आयरन का अयस्क कौन कौन सा है? आयरन का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट आयरन का अयस्क है। कॉपर के अयस्क के बारे में जान लेते हैं।
क्यूप्राइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास जो है कॉपर के अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन से है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम, फ्लेस्पर, ये सब किसके अयस्क है, एल्यूमिनियम के अयस्क है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उत्पन्न उच्चतम अनुपात में उपस्थित रहता है। उच्चतम अनुपात में क्या उपस्थित रहता है, देखिए एक जो होता है एक धातु होता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो धातु होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसमें ना सबसे अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है, कि क्या पाया जाता है, तांबा। इसमें 90% तांबा पाया जाता है, 90% तांबा, और एल्यूमिनियम केवल 10% पाया जाता है, लेकिन इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज इसका नाम है, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक पीतल मिश्र धातु होता है, पीतल किसके किसके मिलने से बना होता है, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक के मिलने से पीतल बनता है। मिश्र धातु कांसा किसके मिलने से बनता है, कांसा मिश्र धातु किसके मिलने से बनता है, कॉपर और टीन के मिलने से बनता है कांसा मिश्र धातु। ठीक है, पीतल में क्या होता है, पीतल में जो कॉपर होता है वो 70% होता है और 30% क्या होता है, टीन होता है। कांसा में क्या होता है, कांसा में 90% कॉपर होता है, 90% कॉपर होता है, और टीन कितना होता है, 10% होता है। ठीक है, और एक जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर जो होता है, या जर्मन सिल्वर नाम है, लेकिन इसमें थोड़ा भी सिल्वर का मात्रा नहीं होता है, ये कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है। ठीक, कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन सिल्वर, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अकार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। देखिए एक क्वेश्चन को आप समझिए, एक अकार्बनिक यौगिक को यूज करके उसमें संश्लेषित करके उसको गर्म करके हीट करके और सबसे पहले संश्लेषित यानी कार्बनिक यौगिक किसको बनाया गया था, अकार्बनिक यौगिक वह होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा कम होता है, कार्बन नहीं होता है। और कार्बनिक यौगिक वह होता है जिसमें केवल और केवल कार्बन होता है, तो यूरिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो ओहलर एक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले इनके द्वारा ही एक अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित करके कार्बनिक यौगिक बनाए गए थे यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, ऊर्टज अभिक्रिया से इसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया था। ऊर्टज अभिक्रिया से अल्केन को प्राप्त करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्केन का जो होता है वह हाइड्रोकार्बन है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, CnH2n, ये CnH2n+2 होता है। इसका फार्मूला अल्केन का, अल्केन कार्बन कार्बन के प्लस एक बॉन्ड होता है उसको अल्केन बोलते हैं। उसके बाद आता है अल्कीन, अल्कीन CnH2n होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड होता है। और एक होता है अल्काइन CnH2n-2, इसमें कार्बन कार्बन के प्लस बीच 3 बॉन्ड होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, सिरके का पीएच लगभग कितना होता है, सिरका का पीएच लगभग कितना होता है, तो 3 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सिरका का पीएच मान 3 होता है। 7 अगर किसी चीज का पीएच मान होता है तो उसको उदासीन बोला जाता है, जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, एक आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगर 7 से कम होता है, 7 से कम अगर किसी का पीएच मान होता है तो क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो वह क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, वह बेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन इसी के नीचे था। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है, प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या ग्लिसरॉल में कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला C3H8O3 होता है। ठीक है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड रहता है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन का रहता है, फिर यहाँ से एक कार्बन जुड़ा रहता है, 3 कार्बन यहाँ पे है, 3 कार्बन हो गया। ठीक है, और यहाँ भी क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, बीच वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और नीचे वाले कार्बन पे एक OH रहता है, इसमें भी एक OH रहता है और यहाँ भी एक OH जुड़ा रहता है। तो यहाँ से देखिए CH2OH और CH2OH एक ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये एक CHCOOH, ठीक है, ये एक अलग ग्रुप हो गया। तो टोटल मिला के 2 जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अच्छा सॉरी, हम लोग को पहले अल्कोहलिक ग्रुप ही बताना चाहिए था। देखिए जो फंक्शनल ग्रुप अगर आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में पढ़े होंगे, तो अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वह एक बॉन्ड OH जो रहता है इसको अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। अगर इसी में हम लोग CH3 मिला देंगे, ठीक है, मिथाइल और CH3OH, तो ये हो जाएगा वुड एस्प्रिट। ठीक है, जो एक बहुत जहरीला होता है। ठीक, अगर वहीं C2H5 अगर हम इसमें मिला देंगे और OH मिला देंगे
तब ए हो जाएगा ओरिजिनल इथेनॉल, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथेनॉल। जो OH ग्रुप होता है अल्कोहलिक ग्रुप, उसके लास्ट में OL लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस ग्लिसरॉल OL आ रहा है, ऑल, ठीक है, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। मेथनॉल जो हम लोग शराब वुड स्पिरिट बोलते हैं, वो मेथनॉल होते हैं, या जहरीला शराब होता है। और इथेनॉल C2H5 क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, इथेनॉल बोलते हैं। तो यह C2H5OH होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। ये एक असली शराब यही होता है, और जिसको हम लोग पीते हैं, इथेनॉल को यूज में इसी में लेते हैं, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण किसके, सूर्य के प्रकाश में होता है, पेड़ पौधे द्वारा किया जाता है, क्लोरोफिल इसमें सहाय करता है। जो लाल रंग का प्रकाश होता है उससे जो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मशरूम एक कवक है और खाने वाला है। ईस्ट एक कवक जो होता है, ईस्ट एक कवक के एग्जाम में आता है। इसका क्या चीज में यूज किया जाता है? बेकरी प्रोडक्ट बनाने में ईस्ट कवक का यूज किया जाता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इससे याद रखिएगा, ठीक है। कवक में सबसे ज्यादा, मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, लगभग 94% प्रोटीन होता है इसमें, मशरूम में। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण कौन कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस जब आता है तो इससे बहुत लोगों का क्वेश्चन इससे गलती ही हो जाता है अधिकतर, ठीक है। देखिए तना और जड़ को अलग अलग पार्ट में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो तना का जो एक पार्ट होता है प्रकंद, ठीक है, प्रकंद, तना का एक भाग प्रकंद होता है, ठीक है। एक भाग कंद होता है तना का, एक भाग होता है बल्ब होता है, ठीक है। रूपांतरित अलग अलग मतलब इसके रूप में पाया जाता है। तना का रूपांतरित रूपांतरित रूप इसको बोल सकते हैं, रूपांतरित, रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित। और जड़ का रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित में, यानी वो रूपांतरित ये हो गया ना कि ये उसी के जैसा होता है, और जिसको हम लोग खाने में यूज होते हैं। बल्ब होता है, एक घन कंद होता है, एक घन कंद होता है, ठीक है। तो प्रकंद में आता है कौन कौन सा आता है? तो अदरक आता है, प्रकंद में अदरक आता है और हल्दी आता है। कौन आता है? अदरक, अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी आता है प्रकंद में। कंद में आलू आता है, कंद में आलू आता है, बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बल्ब में क्या होता है? बल्ब में आता है आपको प्याज, बल्ब में आता है प्याज और लहसुन, बल्ब जैसे ही दिखता है दोनों, ठीक है। घन कंद में कौन कौन आता है? ओल और अरवी आता है। घन कंद में ओल और अरवी याद रखिएगा, ठीक है, दो याद रखिएगा। अब जड़ का भी अलग अलग रूपांतरित होता है, अलग अलग रूप में जड़ पाया जाता है। रूपांतरित रूप का रूपांतरित का मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो तना ही अलग अलग रूप में पाया जाता है, ठीक है। जड़ भी एक अलग अलग रूप में पाया जाता है, जैसे हम लोग एक तुर्क जड़ बोलते हैं। जड़ का ही एक रूप है जिसको हम लोग, जिसमें मूली खाते हैं, ठीक है। मूली आता है तुर्क जड़ में। शंकु, शंकु रूप जो होता है जड़ का, इसके अंतर्गत गाजर आता है। क्या आता है? गाजर आता है। और एक कुंभ, कुंभ, कुंभ रूप होता है तुर्क का, जिसके अंतर्गत क्या आता है? सलजम आता है, ठीक। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु नीली व्हेल है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इस जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक व्हेल आता है स्पर्म, स्पर्म व्हेल, जो 233 डेसिबल तक आवाज निकालता है, 233 डेसिबल तक आवाज निकालता है, ठीक है। इफेक्ट आप याद रखिए। बंदर कितना? तो 140 डेसिबल तक आवाज निकालता है बंदर, 140 डेसिबल तक। जो हाथी है इसको क्या, हाथी जो है इसको, हाथी सबसे बड़ा बच्चा देने वाला जंतु कौन सा है? तो वह हाथी है। सबसे बड़ा बच्चा देने वाला जंतु हाथी है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु कौन सा है? नीली व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु नीली व्हेल है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया गया हाथी को। हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है एलेफस मैक्सिमस है, एलेफस मैक्सिमस होता है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और हम लोग सांस लेते हैं, इस क्रिया में दोनों दोनों की क्रिया में जो है सेम प्रोडक्ट कौन सा निकलता है? तो जल निकलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन है? थायराइड ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक बाह्य ग्रंथियां होती है, बाह्य ग्रंथियां होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक नली होता है, नली होता है, और उसी के थ्रू जो होता है वह
जो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन वगैरह या जो भी चीज को जरूरत पड़ता है शरीर को, उसी के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू इसका संवहन होता है, इसी के थ्रू पूरे शरीर में फैलता है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथिया होता है, अंतःस्रावी ग्रंथिया होता है, इसमें नली नहीं होता है, ये हार्मोन अपना रिलीज करती है, ठीक है, और ये क्या करती है, ब्लड में रिलीज करती है और ब्लड के द्वारा ही पूरे शरीर में फैलाया जाता है। और एक मिश्रित ग्रंथि होता है, ठीक है, एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें नली भी होता है और ये ब्लड में भी मिला के देता है, जैसे अग्नाशय हो गया, अग्नाशय क्या हो गया, ये मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत थायराइड ग्रंथि आता है, पीयूष ग्रंथि आता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? पित्त का श्रावण यकृत के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन श्रावण इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो वह पित्ताशय में स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ पे, पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान 7.7 होता है, यानी बेस होता है, यानी क्षारीय होता है। और होता क्या है कि पित्त के जो नली होता है, जिसे यकृत से कहाँ आता है, यकृत से पित्ताशय में आने के लिए जो नली होता है, इसी नली में अगर कहीं कहीं आपको ब्रेक देखने को मिलेगा, अवरोध देखने को मिलेगा, इसी थोड़ा पेन काम नहीं, हाँ, अवरोध देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो होता है वो पित्ताशय अच्छा से शरीर में पिता जो पित्त है वह यकृत से पित्ताशय में अच्छा से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो होता है आपका यकृत का जो कोशिकाएं जो है, सेल जो है वह क्या करता है, वह ब्लड से बिलुबिरीन लेना बंद कर देता है, जिसके कारण पीलिया नामक रोग होता है। जिसके कारण कौन सा रोग होता है, पीलिया नामक रोग होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुआ। डीएनए अंगुली मुद्रण संभव हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका बता दें, डीएनए क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, यह जो है हमारे जेनेटिक्स के गुण वो वाहक होता है, यानी एक वंश से दूसरे वंश में जो हमारा गुण है, जो सब चीज गुण वह कैसे ट्रांसफर होता है, डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। तो डीएनए एक टेक्नोलॉजी खोजा गया, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके बाद ही हम लोग डीएनए जो हम लोग फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, इसी टेक्नोलॉजी का रिसर्च होने के बाद रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी है, उसके बाद हम लोग फिंगरप्रिंट यूज में लेने लगे, ठीक है। और यह भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान, ठीक है। अच्छा, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास किसके द्वारा किया गया था? एल एस जेफरी के द्वारा किया गया था। ALEC इनका नाम है, GEFFERY, एल एस जेफरी के द्वारा इसका खोज किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न का कारण विषाणु है, इनमें से किसका कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? रैबीज जो होता है विषाणु के कारण होता है, कुत्ता के काटने से होता है, कोई भी जो जंतु होता है जिसको रैबीज हो उसके काटने से होता है। इसका खोज किसके द्वारा किया जाता है? मतलब टीका का थोड़ा सा यहाँ पे, रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लुई पास्चर ने किया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है। एड्स है, चेचक है, खसरा है, मेनिंजाइटिस है, पीलिया है, डेंगू है, पोलियो, ये सब गलसुआ, ट्रैकोमा, ये सब किससे होता है? विषाणु से होने वाला रोग होता है, ठीक है। और एक होता है जीवाणु से होने वाला रोग, हैजा होता है, टिटनस होता है, टीबी, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, ये सब किससे होता है? जीवाणु से होता है। और प्रोटोजोआ से कालाजार, मलेरिया, पेचिश, सोने वाली बीमारी, सोने की बीमारी और पायरिया, ये सब किससे होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, गति का अध्ययन कहलाता है। गति के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। गति का अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, गति के अध्ययन पढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव प्लैंक ने किया, प्लैंक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण के गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना, E = mc², किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम का मापता है उसे हम लोग पायरोमीटर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पायरोमीटर जो अधिक तापक्रम पे मापता है उसको पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप देता है पायरोमीटर, ठीक है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और एक होता है जो अगर सबसे कम ताप मापना हो तो इसमें हम लोग हीलियम गैस तापमापी का यूज करते हैं सबसे कम तापमान मापने के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य किसकी इकाई है? लक्ष्य जो है वह ताप की इकाई है, टेम्परेचर की इकाई है लक्ष्य, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। टेम्परेचर का एक केल्विन भी होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, केल्विन केवल क्या होता है? केल्विन भी होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है, ग्राम भी होता है। बल का क्या होता है?
तो बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है। ओके, चलिए। और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, दाब का पास्कल होता है, लंबाई का मीटर, आवृत्ति का हर्ज होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, शक्ति का वाट होता है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट जो होता है, यह बल लगता है, शक्ति लगता है, यानी फोर्स लगता है। माफ कीजिएगा, बल नहीं, शक्ति। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होगा, शक्ति होगा यहाँ पे। ठीक, 1 हॉर्स पावर 746 वाट हो जाता है, क्योंकि जो वाट जो होता है किसका इकाई होता है, शक्ति का इकाई होता है वाट। ठीक है, चलिए। एक वाट बराबर कितना होता है? एक वाट बराबर होता है, एक वाट बराबर 1 जूल, 1 जूल, 1 जूल पर सेकेंड होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग वाट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 56 नंबर। यदि एक अवतल दर्पण के वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो क्या होगा? दोनों वक्रता केंद्र यानी दोनों अगर सी पे रखा जाए तो वस्तु जो होगा वह समान आकार के होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वस्तु समान आकार का होगा। नेक्स्ट देखिए, ये हम ना अवतल दर्पण और आपको बता देते हैं। काफी अच्छा, देखिए काफी अच्छा फैक्ट बताते हैं इसमें। ऐसा बताएंगे ना तो आपको अभी याद ही हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं। आप बस एक दो चीज याद रखिए। इसका ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। आप थोड़ा सा हम ना इसको अच्छा से बनाते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया। ओके, यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया एफ, और यहाँ पे क्या होता है? पी होता है। ठीक है, तो अब एक चीज आप याद रखिए। सबसे पहले आप एफ का याद रखिए। अगर एफ पर आप कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। मान लेते हैं इनफाइनाइट है तो यहाँ अनंत पे बनेगा। ठीक है, अगर आप अनंत पे कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, अगर आप अनंत पे रखते हैं तो वो एफ पे बनेगा। सब एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर आप एफ पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। वस्तु अगर सी पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब सी पे भी ही बनेगा। ठीक है, अगर आप वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं तो सी और अनंत के बीच बनेगा। सी और एफ पे रखते हैं तो सी और अनंत के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर किसी वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। बस, अगर आप किसी वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं तो वो दर्पण के पीछे बनेगा। बस इतना ही 4 फैक्ट आप याद रखिएगा। इससे अलावा और कुछ नहीं मतलब पूछेगा, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, एफ तथा पी के बीच रखने पे दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? यह जो होता है ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम बताता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम बताता है। पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। 58 नंबर क्वेश्चन। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। वायुयान की ध्वनि लगभग 100 डेसिबल के सामान्यतः होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 100 डेसिबल। ठीक है, चलिए। एक बेल बराबर कितना होता है? एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। एग्जाम में आता है, सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ लेकिन सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 10⁻+9 mm है तो 10 mm नहीं, 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻9 जो होता है वह 1 गीगामीटर होता है। 1 गीगामीटर, 10⁻9 जो होता है वह 1 गीगामीटर के बराबर होता है। 1 गीगामीटर बराबर होता है कितना? वो 10⁻9 मीटर बराबर 1 गीगामीटर होता है। ठीक है, यहाँ mm है इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं लिखे, अलग लिख दिए। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा में नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम में भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन बम में भी। और नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? परमाणु ऊर्जा में होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होता है इसमें होता है, लेकिन यह नियंत्रित होता है। नियंत्रित परमाणु विखंडन होता है। और जो परमाणु बम इसमें अनियंत्रित, परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा का नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? बिहार में इसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको तबाह कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन है। यह प्रसिद्ध स्थल का बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध स्थल कौन सा जो है वह बिहार में स्थित है, इसमें से आपको बताना है। तो ये जो है अशोक स्तंभ जो है यह बिहार में स्थित है। कहाँ पे?
तो वह अरिराज और लौरिया नंदनगढ़ में स्थित है। अशोक स्तंभ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सलीम अली पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। असम के गुवाहाटी में स्थित है, जहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, काफी फेमस है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, बिहार के कुछ फेमस स्थान देख लेते हैं। बिहार के कुछ फेमस स्थान देख लेते हैं, जैसे विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। सूर्य मंदिर औरंगाबाद बाद में स्थित है। सूर्य मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, औरंगाबाद में आता है। बराबर की गुफा कहाँ स्थित है? गया में ही स्थित है। बराबर की गुफा कहाँ स्थित है? गया में ही स्थित है। बिम्बिसार कारगार राजगीर में स्थित है। वेनसोंग मेमोरियल नालंदा में स्थित है। राजगीर, पावापुर, ये सब नालंदा में ही है। कि किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी? पाइरोट की रचना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था क्रिस्टी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्रिस्टी के द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र ज्यूस की रचना की थी? ज्यूस की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो वुड इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वुड हाउस के द्वारा किया गया था। 65 नंबर है, एक राष्ट्रीय एवं राष्ट्र इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। इसमें से कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो आपको पता ही है किसका, पाकिस्तान का। यहाँ पे क्या है भाई? चमेली का फूल है। वाह, चमेली का फूल है। क्या है? चमेली का फूल है। बाकी नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड का सी है। ठीक है, भारत का क्या है? भारत का अशोक स्तंभ है। हमारे भारत का क्या है? अशोक स्तंभ है, जो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अशोक स्तंभ से लिया गया। अच्छा, इटली का क्या है? सफेद लिली है। जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बैटल है राष्ट्रीय प्रतीक। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक लिली है। ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। स्पेन और जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक ईगल है। इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सफेद लिली है। अच्छा, राष्ट्रीय पशु भी आता है एग्जाम से, किस देश का क्या राष्ट्रीय पशु है? ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा देश का? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इंग्लैंड का रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। इसलिए आप न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो जो मैच होता है उसमें कंगारू लिखता है ऑस्ट्रेलिया की जगह पे। कनाडा का वीवर है। कनाडा वाला याद रखिएगा, कनाडा वाला और अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि कनाडा से जो भी जी के है उसको याद रखिएगा। अभी कनाडा बहुत न्यूज में चल रहा है। कनाडा का क्या है? वीवर है। न्यूजीलैंड का कीवी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड का कीवी, न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी है, जो न्यूजीलैंड का है। और जापान का आइबिस है, ये भी एग्जाम में आता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इसमें कौन सा दिवस होता है? इक्विनोक्स कहलाता है। तो जो 21 मार्च होता है उसको इक्विनोक्स बोलते हैं, इक्विनोक्स बोलते हैं। ठीक है, 27 21 ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर जो होता है, इसमें दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ये चीज, ये फैक्ट आप याद रखिए। देखिए, 4 डेट आप याद रखिए, 23 सितंबर, ठीक है, एक 21 मार्च, और इसका जो एग्जाम में नाम क्या क्या आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, फिर 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर और 21 जून, और 21 जून याद रखिए। ठीक है, 23 सितंबर को हम लोग शीत विषुव के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? शीत विषुव। 23 सितंबर को शीत विषुव के नाम से जानते हैं। 21 मार्च को हम लोग जानते हैं ग्रीष्म विषुव, ग्रीष्म विषुव के नाम से जानते हैं, ग्रीष्म विषुव के नाम से जानते हैं। 22 दिसंबर को हम लोग शीत आयन अयनात, शीत अयनांत के नाम से जानते हैं हम लोग। और 21 जून को ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। इसमें से कौन से जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे? संजय गांधी मारे गए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 67 का डी। ठीक है, बाकी इसमें इंदिरा गांधी की हत्या हो गया था। कब हो गया था? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गया था। और 1900 संजय गांधी का भी ये कब मारे गए थे? या 1980 में विमान दुर्घटनाग्रस्त में मारे गए थे संजय गांधी। और राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। कब? 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बम के द्वारा, बम विस्फोट में। और इंदिरा गांधी का जो है, इनका बॉडीगार्ड ही मार दिया गया था। और इंदिरा गांधी का जो बॉडीगार्ड मारा था, इनकी हत्या के जांच करने के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। ठक्कर आयोग का गठन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 68 नंबर, नेहरू जी का हार्ट अटैक से मौत हो गया था, क्योंकि ये जो 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, वो इन्हीं के सदमा लग गया था, जिसके कारण इनका हार्ट अटैक हो गया था। ठीक है, ये रियल फैक्ट है, आप याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है। ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए, अगर बने तो बने, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, एग्जाम है। दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक नहीं रहा, नारायणन नहीं रहा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम डिटेल भी कुछ नहीं बता सकते, ये इस टाइप का क्वेश्चन ही होता है सब।
ठीक है। पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है, पुलेला गोपीचंद वाला जब 2013 में एग्जाम हुआ था, 2013 का प्रीवियस ईयर है, उस टाइम का है। तो बैडमिंटन से संबंधित पीवी सिंधु है वर्तमान में, साइना नेहवाल है, श्रीकांत किदाम्बी है, अपर्णा पोपट है, परुपल्ली कश्यप है, सब की वर्तमान में बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 नंबर। बुकर पुरस्कार विजेता रही है, इसमें कौन सा है जो बुकर पुरस्कार विजेता रही है? तो अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनको मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। अरुंधति राय को कौन मान बुकर पुरस्कार दिया गया था? मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार दिया गया था अरुंधति राय को, ठीक है। इनका एक पुस्तक आया था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में, ठीक है। गॉड गॉड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स 1997 में इनका पुस्तक आया था, 1997 में, जिसके लिए इनका मान बुकर पुरस्कार दिया गया था अरुंधति रॉय को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया अरुंधति रॉय को। एक याद रखिएगा नाम, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री जिनको हाल ही में बुकर पुरस्कार दिया गया, किस पुस्तक के लिए? रेत समाधि पुस्तक के लिए, रेत समाधि पुस्तक के लिए इनको दिया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से देखिए अभी इसमें से तो जितने जो इसका आंसर होगा, इसमें लता मंगेशकर को, अटल बिहारी वाजपेयी को, सचिन तेंदुलकर को, सबको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो इसका अभी आंसर नहीं बता सकता है, जब एक वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उस टाइम केवल लता मंगेशकर को दिया जा चुका था। तो लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में दिया गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अटल बिहारी वाजपेयी को कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था भारत रत्न। और सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था भारत रत्न। एकमात्र अभी खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, जिसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। और पशु क्या है? बाघ है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है, ठीक है। आम राष्ट्रीय फल है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का फाइकस वेंगालेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का जलीय जीव कौन है? जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा है? चैत्र जो होता है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है, ठीक है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। और इसको कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वह शक संवत अपनाया गया था। और इसलिए देखिए हम लोग जो ये बोलते हैं ना कि हम लोग का जो सेशन चलता है वो चलता है कब से? तो अप्रैल से, कब से? अप्रैल से लेकर मार्च तक जो हम लोग का वार्षिक सेशन चलता है, ये इसलिए चलता है ना कि अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स जो चैत्र महीना स्टार्ट होता है ये लगभग मार्च लास्ट यानी होली बाद से अप्रोक्स अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब मार्च लास्ट से ही स्टार्ट होता है, जब होली बीत जाता है उसके बाद से ही चैत्र महीना स्टार्ट होता है। तो अगर इसलिए यहाँ पे अप्रैल से लेकर मार्च तक हम लोग का सेशन चलता है, और मार्च में लगभग फागुन आ जाता है, और हम लोग का जो हिंदू का महीना है मतलब भारतीय कैलेंडर का जो महीना है उससे वो खत्म हो जाता है, इसलिए लेकर चला गया है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। शक संवत कब शुरू किया गया था? जो शक संवत है यह शुरू किया गया था 78 एडी में, ठीक है, 78 एडी में शुरू किया गया था। और विक्रम संवत कब शुरू किया गया था? विक्रम संवत शुरू किया गया था 57 बीसी में, ठीक है, 57 बीसी में, यानी 78 ईस्वी में, और यह 57 ईसा पूर्व शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस है। किनका जन्म दिवस है? तो राधा कृष्णन जी का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, जिसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, भारत के पहले राज्यसभा के उपसभापति भी रहे हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने के बाद इनके जन्म दिवस पे मनाया जाने लगा शिक्षक दिवस। इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में हुआ था 5 सितंबर को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है, इस पुस्तक का आधारित यूट्यूब इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियोज बहुत लोकप्रिय हुए थे। द लास्ट लेक्चर जो है इस पे यूट्यूब वीडियो काफी लोकप्रिय हुए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
76 नंबर क्वेश्चन है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता। बिहार नमक का उत्पादन नहीं करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु ये नमक का उत्पादन करता है। जो गुजरात जो है यह सर्वाधिक नमक का उत्पादन करता है। गुजरात सर्वाधिक नमक का उत्पादन गुजरात करता है। और भावनगर में भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन है? अलम आरा है। भारत की पहली बोलती फिल्म अलम आरा है, जिसका आर्देसर ईरानी के द्वारा इसको 1931 में बनाया गया था। ठीक है, और 1913 में, ठीक है, 1931 और 1913 में, ये दो डेट, दो ईयर याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता है 31-13। तो 1913 में जो आया था राजा हरिश्चंद्र फिल्म, क्या है? राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म फिल्म आया था, जिसको दादा साहब फाल्के के द्वारा निर्देशित किया गया था। यह पहला फिल्म था भारत का, लेकिन इसमें आवाज नहीं था, आलम आरा में फर्स्ट साउंड वाला आया था। ठीक है, फर्स्ट 3D फिल्म कौन है? भारत का फर्स्ट 3D फिल्म माई डियर कट्टी चातन, माई डियर कट्टी चातन। और प्रथम सीरियल कौन है भारत का? हम लोग सीरियल है, जो कब आया था? 1984 में आया था हम लोग सीरियल। ठीक है, भारत का पहली टेक्निकल फिल्म कौन है? झांसी की रानी। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी है, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 78 नंबर, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन है? पहली फिल्म है श्यामची आई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। श्यामची आई है, 1954 से दिया जा रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार, 1954 से। नेक्स्ट है 79 नंबर, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट नाइक कंपनी से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर है, NSAID दर्द निवारकों की श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। आई का मतलब क्या होता है? जैसे NSAID जो NSAID होता है, यह दर्द निवारक दवा की एक श्रृंखला है, जिसमें आई का मतलब क्या होता है ये आपको बताना। आई का मतलब होता है इन्फ्लेमेटरी, ऑप्शन सी राइट आंसर देगा, इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन से जाना गया? तो वह अन्ना हजारे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर देगा 2011 में। अब ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था, क्योंकि 2013 में एग्जाम हुआ था, तो 2011 का पूछ लिया था। नेक्स्ट है अब 82 नंबर क्वेश्चन, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का बात यहाँ पे किया जा रहा था, इसका पहला कुलपति किया गया था APJ अब्दुल कलाम को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो इसका अधिनियम आया था, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 2010 में आया था, 2010 में आया था। और APJ अब्दुल कलाम को 2008 में इसका कुलपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो फिलीपींस में एक सम्मेलन हुआ था, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जो लगभग 2007 में हुआ था, और उसी में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिए थे? 2011 का बात पूछा जा रहा है, तो उस टाइम राहुल द्रविड़ लिए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है, USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? तो वह IMF के बनाया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह सब उस टाइम का करंट अफेयर है। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी है? वह किस देश ने चुना है अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री? तो डेनमार्क ने चुना था, ऑप्शन ए राइट आंसर है 2011 में। 86 नंबर है, EMI से में ई इसके लिए आता है, ई किसके लिए आता है? तो ई का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड होता है, इक्वेटेड, ऑप्शन बी राइट आंसर है। EMI का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI पर अगर कोई सामान आप खरीदते हैं उसके लिए। 87 नंबर है, भारत को श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? जो है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का पिता कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। वर्गीज कुरियन को बोला जाता है, इसको अमूल मैन या मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं। SS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था क्या कहलाती है? ओसामा बिन लादेन को जो मारने वाली सेना थी उसका नाम है सील, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सील। यह पाकिस्तान के, कहाँ पे? पाकिस्तान के एटबाबाद में यह कब? तो 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा था ये सेना, जो US का स्थित है, US का सेना। इसका डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे है, काफी अच्छा लगेगा, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? लास्ट सफर किसके द्वारा, जो चित्रकला किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसका फेमस जो एक चित्रकला है मोनालिसा, ठीक है, मोनालिसा है, ठीक है, मोनालिसा, मोनालिसा इनका फेमस जो है यह चित्रकला है। ठीक है, मोनालिसा सेंट जॉन द बैप्टिस्ट इनके द्वारा ही बनाया गया था, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। लेडी विद एन आर्मिन इनके द्वारा ही बनाया गया था। द वर्जिन एंड चाइल्ड
लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ये सब जो प्रमुख चित्रकला है बनाया गया था। माइकल एंजेलो एक याद रखिएगा चित्रकला इटली के हैं। राफेल भी चित्रकार जो है वो इटली से संबंधित है। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? मतलब अलग से पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 40 में स्थित है। यह गांधी जी के अवधारणा पे यह आधारित है। ठीक है, और जो है विकेंद्रीकरण यानी भारत में विकेंद्रीकरण यानी स्थानीय स्वशासन, जो पंचायती राज स्थानीय स्वशासन, इसके जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण का जो है यह स्थानीय स्वशासन जो है यह प्रारंभ किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में ही 1881 से जो है वह 10 वर्षीय यानी जनगणना स्टार्ट कर दिया गया था। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से। और एक नौवीं जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची वह पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है लागू ऐड हुआ था। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो जो परितंत्र होता है यानी इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम में क्या आता है? इकोसिस्टम में कम्युनिस्ट भी आते हैं, आबादी भी आते हैं, जाति भी होते हैं। एक इकोसिस्टम में जो सभी लोग रहते हैं, अब की अलग अलग कम्युनिस्ट के हो, अलग अलग जाति के हो, एक अलग आबादी हो, वह इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इकोसिस्टम अगर मिल जाता है तो उसको हम लोग बियोम बोलते हैं, जियोम बोलते हैं। हिंदी में वह जियोम होता है। ठीक है, हिंदी में जियोम होता है और इंग्लिश में उसको बियोम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, और बहुत सारा बियोम मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुदाय। ठीक है, तो एक समुदाय ये होता है, ऐसे होता है। तो हम लोग टोटल यहाँ पे 91 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज फिर शाम में 4 बजे इसका सेट 3 आने वाला, जो बहुत डिटेल में डिस्कशन रहता है। इसमें 50 क्वेश्चन रहता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें बता देते हैं। ठीक है, और इसका 5 सेट भी आज से नहीं तो कल से आएगा। इसका 5 सेट का वीडियो कल से आएगा, जो दिन में लगभग 1 बजे के आसपास ये डेली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 5 सेट इसका आएगा। तो मिलते हैं सेट 3 में। आज के वीडियो में इतना ही। आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन कम था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई अगर आप सजेशन देना चाहते तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रहिए। तब आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।